हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 के पार्ट 2 लेके। चैप्टर 18 का हमारा टॉपिक था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज हम इसी चैप्टर के सेकंड वीडियोस में डिस्कस करेंगे न्यूज़ अबाउट द ताज। यानी कि पिछले 2 डिकेड से न्यूज़ ताज का जो है, ताजमहल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं। ये केवल अपने ब्यूटी के लिए नहीं, बट फॉर इट इज़ थ्रेटनिंग फॉर एयर पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग एरिया। जो दिन व दिन जो है ताजमहल की जो कलर है वो धीरे धीरे डिसकलर होते हुए जा रहा है, और जिसके पीछे जिम्मेदार होता है एयर पॉल्यूशन। एक्सपर्ट ने ये कहा है दैट इट्स वाइट मार्बल वॉज गेटिंग डिसकलरेशन। उसकी जो वाइट मार्बल है वो दिन ब दिन डिसकलर होता जा रहा है ड्यू टू गैसेस रिलीज्ड बाय द सम इंडस्ट्रीज इन द नियर बाई एरिया। उसके आसपास के एरिया के इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं की वजह से। अच्छा, ये ताजमहल के लिए इतना डेंजरस क्यों है? अच्छा, कौन कौन सा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है? दे आर रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड केमिकल्स इंडस्ट्री। और उन्होंने स्पेशली जो है मथुरा में ऑयल रिफाइनिंग रिलीजिंग जो मतलब ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, और उसमें से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो उसको रिस्पॉन्सिबल किया है ताज के डिसकलरिंग के लिए। तो डू यू थिंक वाई द एक्सपर्ट डिक्लेयर दिस इंडस्ट्रीज एंड मथुरा को क्यों इन्होंने डिक्लेयर किया है? ऑयल रिफाइनरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसकलरिंग द ताज के लिए, बिकॉज दे प्रोड्यूस गैसेस। क्योंकि उनके जो मतलब ऑयल रिफाइनरिंग जो तुम्हारा फैक्ट्री है उसमें जो गैस निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब बारिश के पानी के साथ यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तब उसे कहा जाता है एसिड रेन। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर भी थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। अच्छा, ऑन कॉम्बनसेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की जब कॉम्बनसेशन होते हैं तो एटमॉस्फेयर में सल्फर एंड नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ते हैं, जो बरसात के पानी के साथ डिजॉल्व होके जब जमीन के ऊपर गिरते हैं तब वो बनता है एसिड फॉर्म तैयार होता है, जिसे कहा जाता है एसिड रेन। तो मोस्टली जो बिल्डिंग्स और बड़े बड़े हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं जो मार्बल से तैयार किया गया है दैट रिएक्ट होता है, इनका रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ, और धीरे धीरे इनका कलर जो है डैमेज होते हुए जा रहा है। तो दैट इज़ वाई इसलिए हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड प्लेसेस आर डैमेज होते हुए जा रहा है। वाइल लास्चर ऑफ वाइट मार्बल की जो अपनी एक चमक होती है, लास्चर होता है, वो एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे उसके ऊपर कार्बन की पार्टिकल्स डिपोजिशन हो रहा है, और जिस वजह से इनकम्बशन फॉसिल फ्यूल के कारण भी इसका कलर डिसकलर होते हुए जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस प्रॉब्लम को लेके, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखेंगे सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। धरती में जो सूरज की रोशनी गिरते हैं वो 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है विजिबल लाइट, जिसको हम लोग देख सकते हैं जब वो किसी वस्तु के ऊपर गिरता है, और दूसरा होता है इनविजिबल पार्ट, इसका एक अदृश्य पार्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्रारेड रेज के नाम पे। और इन्फ्रारेड रेज दैट कैरी द हीट एनर्जी। और इन्फ्रारेड रेज जो होता है मतलब सूरज की रोशनी का वो इनविजिबल पार्ट जो होता है वो क्या करते हैं? हीट एनर्जी को कैरी करते हैं। नेक्स्ट पेज में पहुंचिए बच्चे, देखिए डू यू नो हाउस ग्लास हाउस और ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड होता है यानी कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, तो उस कंट्री में जिस प्रोसेस से वेजिटेबल एंड यूजफुल प्लांट को ग्लो करते हैं उसका नाम होता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस में क्यों होता है? एक्चुअल क्या होता है, ग्रीन हाउस जो होता है बहुत बड़ा एक एरिया शीशे के घर से कवर किया जाता है। ग्लास का एक खासियत होता है, एक तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है जिस वजह से सनलाइट उसके अंदर आ सकता है, और फिर उसके बाद क्या होता है जो विजिबल लाइट एंड इन्फ्रारेड रेज टू पास थ्रू इट, उसके अंदर से इन्फ्रारेड रेज भी पास हो सकता है। ही जब सूरज की रोशनी उस ग्लास हाउस के ऊपर गिरते हैं तो वो हीट एनर्जी जो होता है जिस वजह से ग्लास हाउस के अंदर जो टेम्परेचर जो ट्रैप होता है, तो हीट एनर्जी जो होते हैं यहाँ पे देखिए, हीट एनर्जी इनसाइड द ग्लास हाउस के अंदर रहते हैं। और ग्लास हाउस के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिससे क्या होता है इनर पार्ट ऑफ द ग्लास हाउस गर्म होता है एंड इन्फ्रारेड रेज जो होते हैं आर रेडिएटेड होते हैं आउट ऑफ फ्रॉम द वॉल से बाहर।
तो ग्लास डू नॉट अलाउ, तो ग्लास क्या करते हैं, इंफ्रारेज को इनसाइड में रहने देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। सो एक नॉर्मल टेम्परेचर अंदर बना हुआ रहता है, जिस वजह से वेजिटेबल्स और प्लांट ग्रो हो पाता है इनसाइड द ग्लास हाउस के अंदर। गेट द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर बड़े होने के लिए उस प्लांट को। तो इट इज़ टर्म, इसे कहा जाता है ग्लास हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस्तेमाल करके आज के डेट में बहुत से जगहों में वेजिटेबल्स एंड यूजफुल प्लांट को ग्रो किया जाता है, खासतौर से कोल्ड कंट्रीज में, एंड टू ऑब्टेन हायर टेम्परेचर को ऑब्टेन करते हैं इन बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स के अंदर भी। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो इन्फ्रेटेड रेस को मतलब हीट कैरिंग रेडिएशन को कैरी करते हैं, जो मतलब हीट जो है सन के तरफ से आ रहा है अर्थ की तरफ। बट व्हेन द रेडिएशन इज गिवन आउट बैक, जैसे ही सूरज की रोशनी में से रेडिएशन बैक हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर में, तो इस गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होता है ये फिर इनको अलाउ नहीं करता है इनको स्पेस में वापस ले जाने के लिए, एंड टेम्परेचर जो है उसी एरिया के अंदर रह जाके बढ़ जाते हैं। तो द वार्मिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना ड्यू टू ट्रैप रेडिएशन की वजह से, जिससे हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो गैसेस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर इन ग्रीन हाउस गैसेस का क्या असर होता है। एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एंड वाटर वेपर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मात्राओं को बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो चुका है। जैसे कि हमें पता है ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ जो फॉसिल फ्यूल चलते हैं जिसकी वजह से भी डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाता है हर कंट्री में फॉरेस्ट की संख्या मतलब जंगलों की मात्रा क्वांटिटी जो है धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड को क्लियर करके बड़े बड़े मॉल, फैक्ट्रीज, तुम्हारा टाउनशिप को बनाया जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। तो सो द एवरेज टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज़ वाई, इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं हैव एग्रीड टू रिड्यूस, वो एग्री हो चुके हैं इस ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस, जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, रिमेंस कंटिन्यू चल रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में बढ़ता हुआ जा रहा है, एंड इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग, जिसकी वजह से बर्फ़ों की बहुत बड़े बड़े चट्टान जो ग्लेशियर के फॉर्म में होता है वो पिघल रहा है। पिघलने से क्या होता है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो देयर विल भी बहुत डेंजरस होता है, जो लो लैंड कोस्टल एरिया होता है उसके अंदर बाहर आ रहा है, और इंक्रीज इन द इन्फेक्शस डिजीज भी फैल रहा है। नेक्स्ट पेज पे पहुँचे स्टूडेंट्स, देखो कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें वातावरण को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, ऑफ एयर, और प्रिजर्विंग द क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को बरकरार रखना, पॉल्यूशन से प्रिवेंट करना। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल के जगह पे सीएनजी का इस्तेमाल करना। अच्छा, और एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसको हैवी व्हीकल्स और अनलीडेड पेट्रोल इन लाइट व्हीकल्स के इस्तेमाल करना, कार, बाइक। और दूसरा होता है स्विच ओवर टू स्मोकलेस स्टोव, मतलब एफिशिएंटली डिज़ाइन किया गया स्टोव का इस्तेमाल करना है जिसको ऑन करते एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि फॉसिल फ्यूल के जगह पे हमें कई बार ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। आप लोग देखते हो आजकल बहुत से लोगों के मकानों के ऊपर सोलर पैनल वो लगाते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, सोलर कुकर का यूज़ होते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ इंजन, जो इंजन बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है उसको, इंजन्स को भी शुड वेल मेंटेन करना चाहिए जिसमें से इनकम्प्लीट कंबस्शन फ्यूल्स का ना हो पाए। नंबर 5th पॉइंट, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन,
यानी कि जंगलों को काट के सफाई करना, इस तरह का जो सिस्टम है इसके ऊपर रोक लगाना है। तो प्लांट आर द, क्योंकि प्लांट ही वो आखिरी मतलब पहला एब्जॉर्बर है जो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। दे ऑल्सो सेटल, वो और के सेटल करते हैं द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर को। सो इट इज़ मस्ट टू स्टॉप, इसीलिए डिफॉरेस्टेशंस को स्टॉप करना और एफॉरेस्टेशंस को मतलब एफोर्ड करना या एडप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे इसी के साथ इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, बट इस चैप्टर्स हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पार्ट 3 में जब हम पहुँचेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।